जवान बेटी की बारात आई 50 साल बूढ़े आदमी की। सुबह का समय होता है। शहर के बाजार में एक बड़ी कपड़ों की दुकान पर काफी भीड़ लगी होती है। रंग बिरंगे सूट और साड़ियां रैक में सजी होती हैं। नेहा ग्राहकों को कपड़े दिखाने में बिजी होती है। दुकान का मालिक कुर्सी पर बैठकर हिसाब किताब देख रहा होता है। बहन जी, कोई अच्छा पार्टी वेयर सूट दिखाइए। जी मैडम, अभी दिखाती हूँ। नेहा रैक से एक महंगा सूट निकालकर खोलने लगती है। तभी सूट का एक कोना पीछे निकली हुई कील में फंस जाता है और कपड़ा फट जाता है। फाड़ दिया ना मेरा कपड़ा, इस बार भी 10,000 का सूट खराब कर दिया। सर प्लीज ऐसा मत कहिए, ये मेरी गलती नहीं है। सूट कील में फंस गया था। हर बार यही बहाना बनाती हो। सर पिछली बार भी आपने मेरी सैलरी नहीं दी थी। हर महीने आप ऐसे ही मेरी तनख्वाह काट लेते हैं। मेरी दुकान पर काम करती है, मुझसे ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है तुझे। नेहा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन मजबूरी में वो फिर से काम में लग जाती है। शाम को नेहा थकी हुई अपने गांव की गली से घर लौट रही होती है। बाहर कुछ औरतें बैठकर बातें कर रही होती हैं। जैसे ही उनकी नजर नेहा पर पड़ती है, वो ताने मारना शुरू कर देती हैं। देखो जवान लड़की 30 साल की हो गई, सुबह से शाम तक पता नहीं कहाँ जाती है और क्या करती रहती है। इसके माँ बाप की भी आंखें फूटी पड़ी है, जवान बेटी की शादी तक नहीं कर रहे। नेहा सब सुनती है, लेकिन बिना कुछ बोले सिर झुकाकर अपने घर की तरफ चली जाती है। घर के अंदर रसोई लगभग खाली पड़ी होती है। मधुबाला चिंता में बैठी होती है। आ गई बेटा, ला थोड़े पैसे दे दे, दाल सब्जी लेकर आऊं, घर में कुछ भी नहीं बचा। मम्मी, इस बार भी सैलरी नहीं मिली। मालिक ने फिर कह दिया कि इस बार भी नुकसान कर दिया। 10,000 के सूट के पैसे कटेंगे, इसलिए सैलरी नहीं मिलेगी। कैसा काम है तेरा, हर महीने तेरी तनख्वाह काट लेता है, तो दिन रात मेहनत करती रहती है। ठीक है मम्मी, आपको पैसे ही चाहिए ना, मैं लेकर आती हूँ। नेहा अपने कमरे में जाती है। अलमारी में छिपाकर रखी अपनी बचत निकालती है और माँ के हाथ में रख देती है। ये रख लो मम्मी, भगवान तुझे खुश रखे बेटा। मधुबाला उन्हीं पैसों से सब्जी लेने चली जाती है। घर का ज्यादातर खर्च नेहा से ही चल रहा होता है। दूसरी तरफ मोहन खेत में मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन गांव में किसानों का आंदोलन चलने की वजह से फसल का सही दाम नहीं मिल रहा होता है। अगली सुबह मोहन और मधुबाला किसी काम से ऑटो में बैठने वाले होते हैं। ऑटो घर के बाहर खड़ा होता है। अरे बेटा, थोड़े पैसे तो दे दे, वहाँ जाकर फल फ्रूट भी लेने पड़ेंगे। नेहा पर्स से पैसे निकालती है और माँ के हाथ में रख देती है। गली में खड़ी वही औरतें फिर से नेहा के परिवार का मजाक उड़ाने लगती हैं। कब तक बेटे के टुकड़ों पर पलते रहोगे? बेचारे की शादी भी कर दो, 30 साल की कर दी घर बैठा कर। आजकल कौन लड़की 30 साल तक बिना शादी के घर बैठी रहती है। अब तो अच्छे रिश्ते भी नहीं मिलेंगे, बूढ़े लड़के ही मिलेंगे। इस बार नेहा रुक जाती है। वो गुस्से में उन औरतों के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। आपकी बेटी की तो समय से शादी हो गई ना, और पूरे गांव को पता है कि वो अपने ससुराल में कैसी जिंदगी जी रही है। नेहा की बात सुनकर दोनों औरतों के चेहरे उतर जाते हैं। वो शर्मिंदा होकर बिना कुछ बोले वहां से चली जाती हैं। नेहा भी अपने घर के अंदर चली जाती है। अगले दिन पूरे गांव में शादी का माहौल होता है। दूर दूर तक ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज रही होती है। बारात गांव के रास्ते से गुजर रही होती है। हर तरफ खुशी और चहल पहल दिखाई दे रही होती है। नेहा का परिवार भी शादी में जाने की तैयारी कर रहा होता है। बेटा तू भी चलना हमारे साथ, मैं बस 5 मिनट के लिए चलूंगी और फिर वापस आ जाऊंगी। ठीक है बेटा, बस 5 मिनट ही सही। कुछ देर के बाद पूरा परिवार शादी में पहुंच जाता है। शादी के पंडाल में कई लोग दावत खा रहे होते हैं। एक तरफ बारात का स्वागत हो रहा होता है, तो दूसरी तरफ लोग खाने की प्लेट लेकर बैठे होते हैं। नेहा भी अपने परिवार के साथ खाना लेने पहुंच जाती है। तभी पास खड़ी कुछ औरतों की नजर उस पर पड़ जाती है। अरे देखो, 30 साल की बुढ़िया 24 साल की जवान लड़की की शादी में आई है, इसे जरा भी शर्म नहीं आती। अरे नेहा, तू भी पराई हो जाओ, कब तक अपने माँ बाप के घर पड़ी रहेगी। बेटियां तो पराया धन होती है, कहीं जाना ही दुश्वार हो गया है। नेहा गुस्से में अपनी खाने की प्लेट वहीं मेज पर पटक देती है और बिना खाना खाए शादी से वापस घर लौट जाती है। अगले दिन सुबह पूरा परिवार अपने छोटे से गरीब घर में जमीन पर बैठकर खाना खा रहा होता है। मोहन गंभीर होकर नेहा की तरफ देखते हैं। बेटा, अब मैं तेरे लिए लड़का देखना शुरू कर रहा हूँ। लोगों के ताने सुन सुन कर मेरे तो कान पक चुके। जल्द से जल्द कोई अच्छा लड़का देखकर तेरी शादी कर देते हैं। पापा, शादी करने से कुछ नहीं होता। आपने खबरें तो सुनी होंगी, कोई लड़की दहेज के लिए मारी जाती है, किसी का पति अच्छा नहीं होता। मरने से अच्छा तो यही है कि अपने घर रहकर पैसे कमाओ। मैं भी तो आप लोगों का सहारा बन रही हूँ, मुझे दूसरे घर भेजने की क्या जरूरत है। बेटा, हम समाज की रीति से अलग तो नहीं चल सकते ना।
सभी लड़कियों की शादी होती है और हमें तेरी भी करनी पड़ेगी। मम्मी, किसी भी लड़की का शादी करके भला नहीं हुआ। आप मेरी शादी क्यों करना चाहती हो? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं करते। कल मैं कुछ रिश्ते वालों को बुला रहा हूँ, वो तुझे देखने आएंगे। हमें समाज में भी तो रहना है ना। अगर लड़की को घर बिठाए रखेंगे तो लोग हमें जीते जी मार देंगे। नेहा चुपचाप बैठ जाती है। उसकी आंखों में गुस्सा होता है। अगले दिन दोपहर में मिडिल क्लास परिवार नेहा को देखने आता है। घर में चाय नाश्ते की तैयारी होती है। नेहा सादे कपड़ों में ट्रे लेकर मेहमानों के सामने आती है। पहली नजर में सभी लोग नेहा को पसंद कर लेते हैं। नमस्ते। नमस्ते। लड़की बहुत संस्कारी लग रही है। जी, हमारी बेटी घर और बाहर दोनों की जिम्मेदारी निभाना जानती है। कुछ देर दोनों परिवार बातचीत करते हैं। राघव और नेहा को अकेले बात करने का मौका दिया जाता है। दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। परिवार वाले खुशी खुशी रिश्ता पक्का कर देते हैं। शादी कुछ महीनों के बाद रखने का फैसला होता है। रिश्ता तय हो जाने के बाद नेहा और राघव की फोन पर बातें शुरू हो जाती हैं। दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। कभी पार्क में तो कभी कैफे में उनकी मुलाकात भी होती रहती है। आपकी जो भी इच्छा होगी मैं वही करूंगा। मुझे अच्छे से पता है कि रिलेशनशिप और वर्क लाइफ को कैसे बैलेंस करके चलना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। आजकल बहुत कम लड़के ऐसी बातें समझते हैं। मैं शादी के बाद भी नौकरी करना चाहती हूँ। अपने ससुराल वालों का भी सहारा बनना चाहती हूँ और अपने मम्मी पापा की भी मदद करना चाहती हूँ। बिल्कुल, अपने माँ बाप की मदद करना हर बच्चे की जिम्मेदारी होती है। मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है। एक दिन दोनों शहर के एक छोटे से कैफे में बैठे कॉफी पी रहे होते हैं। दोनों हंसते हुए भविष्य की बातें कर रहे होते हैं। हाँ नेहा, मैं चाहता हूं कि हमारी शादी दोस्ती की तरह हो, जहां हम दोनों एक दूसरे का साथ दें। मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही रिश्ता चाहिए। कैफे के बाहर निकलते समय नेहा मनी मन राघव के बारे में सोचती है। वैसे तो मुझे शादी करने का कभी मन नहीं था और ना ही मुझे आदमियों पर ज्यादा भरोसा था, लेकिन राघव वाकई बहुत अच्छा इंसान है। कुछ दिनों के बाद नेहा की शादी का दिन आ जाता है। पूरा घर रंग बिरंगी झालरों और लाइट से सजा हुआ होता है। घर के साइड में बड़ा सा टेंट लगा होता है। ढोल नगाड़े और शहनाई की आवाज पूरे गांव में गूंज रही होती है। रिश्तेदार इधर उधर भाग दौड़ कर रहे होते हैं। हर तरफ खुशी का माहौल होता है। अरे जल्दी करो, बारात कभी भी पहुंचने वाली है। आज मेरी बेटी दुल्हन बन गई। घर के अंदर कुछ लड़कियां नेहा को दुल्हन के जोड़े में तैयार कर रही होती हैं। लाल रंग का लहंगा, माथे पर मांग टीका और हाथों में मेहंदी लगाए नेहा आईने में खुद को देखकर मुस्कुरा रही होती है। दीदी, आज तो आप किसी परी से कम नहीं लग रही। जीजू तो आपको देखते ही देखते रह जाएंगे। बस आप जल्दी से बारात आ जाए। नेहा मनी मन अपने होने वाले पति के साथ नई जिंदगी के सपने देख रही होती है। आज मेरा प्रिंस घोड़ी पर बैठकर मुझे लेने आएगा। आज से मेरी नई जिंदगी शुरू होगी। थोड़ी देर के बाद दूर से ढोल नगाड़ों की तेज आवाज सुनाई पड़ने लगती है। बारात गांव के रास्ते नेहा के घर की तरफ बढ़ रही होती है। घोड़ी पर बैठा दूल्हा शेरवानी और पगड़ी पहने होता है। बाराती खुशी से झूम झूम कर नाच रहे होते हैं। अरे भाई, बारात आ गई। हाँ, बारात आ गई। ये सुनते ही नेहा खुशी खुशी छत पर दौड़ कर जाती है और दूर से अपने दूल्हे को देखने लगती है। यही है मेरे होने वाले पति। दूल्हे के चेहरे पर सेहरा लगा होने की वजह से उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा होता। घर के बाहर बारात रुकती है। डीजे पर तेज गाने बज रहे होते हैं। लड़की वाले और लड़के वालों के बीच डांस का मुकाबला शुरू हो जाता है। एक एक करके सभी लोग स्टेज के सामने आकर नाच रहे होते हैं। अरे लड़के वालों, आज हार मत मान जाना तुम लोग, समझे? पहले हमें हरा कर तो दिखाओ भैया। दोनों तरफ से जमकर डांस होता है। सभी लोग तालियां बजाकर उनका हौसला बढ़ाते हैं। किसी बीच शहनाई बज रही होती और डीजे की आवाज बहुत तेज होती है। तभी राघव का मोबाइल बजता है। वो घोड़ी से उतरकर थोड़ा दूर चला जाता है और एक कान बंद करके फोन उठाता है। अरे यार, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। यहाँ बहुत ज्यादा शोर है। अगर तुमने उस लड़की से शादी की ना, तो मैं जहर खाकर मर जाऊंगी और डेथ नोट में तुम्हारा नाम लिख दूंगी। अरे यार, ये कैसी बातें कर रही हो? हमारी बात तो पहले हुई थी ना। मैंने कहा था ना कि शादी के बाद मैं उसे तलाक दे दूंगा। वो बहुत अच्छी और समझदार लड़की है। मेरी बात समझ जाएगी। अच्छा, अब वो अच्छी भी हो गई और समझदार भी। मुझे पता है तुम मुझे छोड़ दोगे। मैं अभी नस काटने जा रही हूँ। प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज। आज रात 12 बजे रेलवे स्टेशन पर मेरा इंतजार करना। अगर तुम नहीं आए तो मैं ट्रेन के नीचे आकर जान दे दूंगी। अरे यार, ऐसी बातें मत करो।
मैं आता हूं। राघव घबराकर फोन काट देता है और गहरी सांस लेने लगता है। उसी समय बारात में एक फूफा जी नशे में धुत होकर जोर जोर से डांस करने लगते हैं। सब लोग उन्हें देखकर हंसने लगते हैं। तभी पीछे से राघव के मामा जी वहां पहुंच जाते हैं। अरे राघव, कब तक यहीं खड़ा रहेगा बेटा? चल, तेरी दुल्हन तेरा इंतजार कर रही है। बस मामा जी 2 मिनट, जरा टॉयलेट होकर आता हूँ। वैसे भी शादी की थोड़ी घबराहट हो रही है। हाँ। अरे मेरे शेर, हम सब तेरे साथ हैं, डरने की क्या बात है? मामा जी वापस डांस करने चले जाते हैं। राघव अपना सेहरा संभालकर फिर से घोड़ी पर बैठ जाता है ताकि किसी को उसकी परेशानी का पता न चल सके। छत पर खड़ी नेहा अपने दूल्हे को मुस्कुराते हुए देख रही होती है। थोड़ी देर के बाद राघव घोड़ी से उतरता है और सबके कहने पर एक छोटा सा डांस करता है। सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। वाह भाई वाह, दूल्हे राजा, एक बार और। जीजू तो बड़े अच्छे डांसर निकले। पूरे माहौल में हंसी और खुशी छाई होती है। इसके बाद द्वारचार की रस्म शुरू होती है। नेहा की मां आरती की थाली लेकर दामाद का तिलक करती हैं। सभी लोग फूल बरसाते हैं और दूल्हे का स्वागत करते हैं। दामाद जी, हमारे आंगन में आपका स्वागत है। हाँ, धन्यवाद माँ जी। सालियां दूल्हे का रास्ता रोक लेती हैं। पहले नेक मिलेगा तभी अंदर जाने देंगे। अच्छा जी, लो फिर, ये रहा तुम्हारा नेक। राघव हंसते हुए उन्हें पैसे दे देता है और सभी लोग हंस पड़ते हैं। कुछ देर के बाद सभी लोग मंडप में बैठते हैं। मंत्रों की गूंज के बीच नेहा और राघव 7 फेरे लेते हैं। राघव नेहा की मांग में सिंदूर भरता है और मंगलसूत्र पहनाता है। चारों तरफ तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई पड़ने लगती है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलाय तनो हरि। आज से आप दोनों पति पत्नी हैं। ईश्वर आपके जीवन को सुखमय बनाए। उधर सालियां चुपके से राघव के जूते चुरा लेती हैं। जीजू, जूते चाहिए तो नेक देना पड़ेगा। अच्छा, जितना कहोगी भाई उतना दूंगा। ओके। पूरे मंडप में हंसी मजाक का माहौल बन जाता है। रात को विदाई का समय आ जाता है। नेहा अपने माता पिता से गले लगकर रोने लगती है। पूरा परिवार भावुक हो जाता है। कुछ देर के बाद नेहा फूलों से सजी गाड़ी में बैठकर अपने ससुराल के लिए रवाना हो जाती है। खुश रहना बेटा। अपना और सबका ख्याल रखना। जी पापा जी। मम्मी। कुछ समय के बाद गाड़ी ससुराल पहुंचती है। दरवाजे पर सास आरती की थाली लिए खड़ी होती हैं। गृह प्रवेश की रस्म होती है। नेहा कलश गिराकर घर के अंदर प्रवेश करती है। बहू, हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है। भाई, आज से ये घर तुम्हारा भी है। नेहा अपने नए घर को देखकर मनी मन खुश होती है। शादी की सारी रस्में खत्म हो जाती हैं। नेहा को उसके फूलों से सजे हुए कमरे में बिठा दिया जाता है। पूरा कमरा गुलाब और गेंदे के फूलों से सजा होता है। बेड पर फूलों की चादर बिछी होती है। नेहा लाल जोड़े में घूंघट किए हुए बेड पर बैठी होती है कि तभी धीरे धीरे कमरे का दरवाजा खुलता है। दूल्हा अंदर आता है और दरवाजा बंद कर देता है। कुछ पल तक कमरे में बिल्कुल सन्नाटा छाया रहता है। मयंक उसके सामने बैठता है और धीरे धीरे उसका घूंघट उठाता है। नेहा शर्माते हुए नीचे देखती है। अगले ही पल मयंक अपने चेहरे से सेहरा हटाता है। जैसे ही नेहा उसकी शक्ल देखती है, उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो डरकर बेड पर पीछे की तरफ खिसक जाती है। तुम कौन हो और यहाँ कैसे आ गए? मेरा पति कहाँ है? मैं ही हूँ तुम्हारा पति। हमारी शादी हुई है। तुम वो नहीं हो? तुम्हारा नाम राघव है क्या? नहीं, मेरा नाम मयंक है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे राघव से मिलना है। मुझे उसी से मिलाओ। अरे घबराओ मत, मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ। नहीं, मुझे कोई बात नहीं सुननी। मुझे राघव चाहिए। पहले बैठो, मेरी बात सुन लो। मुझे हाथ मत लगाना। मयंक गहरी सांस लेकर सारी सच्चाई बताना शुरू करता है। बारात के दौरान जब राघव अपनी गर्लफ्रेंड से फोन पर बात करता है, उसके कुछ ही मिनट के बाद वो पीछे के रास्ते से चुपचाप निकल जाता है। बाहर पहले से खड़ी एक गाड़ी में बैठकर वो रेलवे स्टेशन पहुंचता है। वहां उसकी गर्लफ्रेंड उसका इंतजार कर रही होती है। दोनों जल्दी से ट्रेन में बैठकर वहां से चले जाते हैं। इधर शादी में काफी देर तक जब राघव नहीं मिलता तो पूरे पांडाल में हड़कंप मच जाता है। दोनों परिवार उसे जगह जगह ढूंढने लगते हैं। अरे भाई, कोई देखो, राघव कहाँ गया? कुछ देर के बाद सच्चाई सामने आ जाती है कि राघव शादी छोड़कर भाग गया है। हे भगवान, अब हमारी बेटी का क्या होगा? अब हम समाज को क्या मुंह दिखाएंगे? राघव के माता पिता भी शर्मिंदा होकर मोहन के सामने हाथ जोड़ लेते हैं। भाई साहब, हमें माफ कर दीजिए। हमें सच में नहीं पता था कि हमारा बेटा इतना गैर जिम्मेदार निकलेगा।
वहां गांव का एक सम्मानित व्यक्ति मयंक खड़ा होता है। पूरे गांव में उनकी बड़ी इज्जत होती है क्योंकि उन्होंने हमेशा लोगों की मदद की होती है। भैया, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। मुझे पता है आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मेरी बेटी की उम्र निकलती जा रही है। अब अगर उसे पता चल गया कि दूल्हा भाग गया है तो वो जिंदगी भर शादी नहीं करेगी। मेरी इज्जत, मेरी बेटी की इज्जत सब खत्म हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बेटी से शादी कर लीजिए। अरे भैया, ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो आपकी उम्र का हूँ। आपकी बेटी कभी तैयार नहीं होगी। मुझे सब पता है, लेकिन मुझे यकीन है कि आपकी छाया में मेरी बेटी सुरक्षित रहेगी। पूरे गांव में आपसे अच्छा इंसान कोई नहीं है भैया। अरे लेकिन अगर उसने मना कर दिया तो? मैं उससे कुछ नहीं पूछूंगा। आप बस सेहरा पहनकर मंडप में बैठ जाइए, उसे कुछ भी पता नहीं चलने दूंगा। बहुत सोचने के बाद मयंक मजबूरी में दूल्हे के कपड़े पहन लेता है। सेहरा उसके चेहरे को पूरी तरह ढक देता है और वो चुपचाप मंडप में जाकर बैठ जाता है। उसी सेहरे की वजह से नेहा को पूरी शादी के दौरान सच्चाई का पता नहीं चल पाता। नेहा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे अपने मम्मी पापा ने मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया? नेहा, तुम घबराओ मत। मैं तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूंगा। जब तक तुम खुद नहीं चाहोगी मैं तुम्हारे पास भी नहीं आऊंगा। दूर हटो, मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना। मयंक चुपचाप पीछे हट जाता है। वो बिना कुछ बोले कमरे के एक कोने में जाकर बैठ जाता है। पूरी रात दोनों की आंखों में नींद नहीं आती। क्या नेहा कभी इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर पाएगी? शादी के कुछ दिन बीत जाते हैं। दूसरी तरफ नेहा के मायके में किसी का मन नहीं लग रहा होता है। मोहन, मधुबाला और नेहा का छोटा भाई जमीन पर बैठे उदास चेहरे के साथ खाना खा रहे होते हैं। पता नहीं कैसी होगी हमारी बेटी। हाँ, हमने उसके साथ बहुत गलत किया, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। अब तक तो उसे सब पता चल गया होगा। पता नहीं हमारे बारे में क्या सोच रही होगी। मम्मी, एक बार दीदी को फोन करके पूछ तो लो वो कैसी है। नहीं बेटा, अभी अभी तो वो नए घर गई है। थोड़ा समय बिताने दे, बाद में बात कर लेंगे। उधर ससुराल में नेहा अपने कमरे की खिड़की के पास अकेली बैठी होती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो बार बार अपने माता पिता के बारे में सोच रही होती है। क्या मेरे मम्मी पापा ने मुझे सिर्फ इसलिए जन्म दिया था कि मेरी शादी एक 50 साल के आदमी से कर दे? क्या उन्हें मुझ पर जरा भी दया नहीं आई? क्या मेरी जिंदगी, मेरी खुशी किसी की नजर में कोई मायने नहीं रखती थी? नेहा तकिए में मुंह छिपाकर फूट फूट कर रोने लगती है। दूसरी तरफ मयंक कमरे के बाहर खड़ा होता है। वो नेहा का दर्द महसूस कर रहा होता है। अगले दिन मयंक और नेहा बाजार में कुछ सामान खरीदने आए होते हैं। बाजार में काफी भीड़ होती है। सब्जियों की दुकानें, कपड़ों की दुकानें और मिठाइयों की खुशबू पूरे बाजार में फैली होती है। तभी सामने से नेहा की कुछ पुरानी सहेलियां मिल जाती हैं। अरे नेहा, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ। और ये कौन है? कोई नहीं, ये तो घर के जानने वाले हैं। ये सुनकर मयंक के चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ जाती है। वो कुछ नहीं कहता और चुपचाप दूसरी तरफ देखने लगता है। अच्छा ठीक है, फिर मिलते हैं। सहेलियां वहां से चली जाती हैं। कुछ पल तक दोनों के बीच खामोशी रहती है। नेहा, तुम्हें हमारी शादी से बहुत दुख है ना? इस सवाल का जवाब आपको पहले से पता है। मयंक कुछ नहीं कहता। वो चुपचाप सामान उठाकर आगे बढ़ जाता है। घर में मयंक के माता पिता नेहा को अपनी बेटी की तरह मानते हैं। नेहा पूरे घर का काम ईमानदारी से करती है। उसकी सादगी और व्यवहार से सभी खुश रहते हैं। गांव की कई औरतें जब भी घर आती हैं उसकी तारीफ किए बिना नहीं रहती। कमला जी, आपकी बहू तो सच में बहुत सुंदर और संस्कारी है। भगवान ने हमें बहुत अच्छी बहू दी है। भाई, बहू के आने से घर में फिर से रौनक आ गई है। नेहा सबकी बातें सुनती तो है, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी पहली जैसी खुशी नहीं लौट पाती। कुछ दिनों के बाद मयंक किसी काम से शहर चला जाता है। उसी दिन कमला और मोहन जी एक रिश्तेदार की शादी में चले जाते हैं। घर में सिर्फ नेहा अकेली होती है। ये बात साहूकार को पता चल जाती है। थोड़ी देर के बाद घर की घंटी बजती है। अरे भैया आप। अरे भाभी जी, आपसे मिलने आया हूँ। मेरे कुछ दोस्त भी आए हैं। आइए बैठिए। नेहा उन्हें तुरंत ड्राइंग रूम में बैठा देती है और पानी रख देती है। तभी साहूकार और उसके दोस्त अपने बैग से शराब की बोतलें निकालकर पीने लगते हैं। भैया ये घर है, यहाँ ऐसा मत कीजिए। अरे भाभी जी, थोड़ा बैठिए। आज हमारे साथ भी समय बिताइए। नेहा असहज महसूस करने लगती है। वो वहां से जाने की कोशिश करती है।
अरे इतनी भी क्या जल्दी है? वो नेहा के करीब आने की कोशिश करता है। नेहा घबराकर एक कदम पीछे हट जाती है। तभी अचानक से दरवाजा खुलता है। मयंक उम्मीद से पहले ही वापस घर लौट आता है। सामने का दृश्य देखकर उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। ये सब यहाँ क्या हो रहा है? साहूकार और उसके दोस्त घबरा जाते हैं। अरे भाई आओ आप भी। इसकी शादी आपसे इसलिए ही तो कराई थी ताकि मजे ले सकें। इस पर तो मेरी पहले से नजर थी। मैंने तुझे पहले भी समझाया था कि मेरी पत्नी की इज्जत करना। तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे परेशान करने की? वो मेरी पत्नी है, कोई खिलौना नहीं। नेहा डरी होती है। मयंक का गुस्सा देखकर साहूकार के दोस्त भी डर जाते हैं। अरे भाई चलो यहाँ से चलते हैं। साहूकार मयंक की पकड़ से छुड़ाता है अपने आप को और अपने दोस्तों के साथ जल्दी जल्दी वहां से निकल जाता है। नेहा पहली बार सुरक्षित महसूस करती है। शादी को कुछ दिन बीत चुके हैं। आज नेहा का जन्मदिन होता है। रात के ठीक 12 बजे पूरा घर शांत होता है। मयंक चुपके से कमरे का दरवाजा खोलता है। उसके हाथ में एक छोटा सा केक होता है और दूसरे हाथ में खूबसूरत सा गिफ्ट बॉक्स। वो धीरे से नेहा के पास पहुंचता है। हे नेहा, उठो। नेहा नींद से उठकर बैठती है और सामने मयंक को देखकर हैरान रह जाती है। जन्मदिन मुबारक हो। मेरी खुशी खरीदने की कोशिश मत कीजिए। मैं आपसे बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ। ठीक है, जब तुम्हारा मन करे तब केक काट लेना। मयंक केक और गिफ्ट ड्रेसिंग टेबल पर रखकर कमरे के दूसरे कोने में चला जाता है। समय बीतता रहता है। केक पर लगी मोमबत्तियां पूरी तरह पिघलकर केक पर गिर जाती हैं। नेहा उठकर उस केक को देखती है। उसकी आंखों में गुस्सा भर जाता है। मुझे कोई सेलिब्रेशन नहीं चाहिए। पहले ही मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। वो गुस्से में केक को उठाकर जमीन पर फेंक देती है। अगली सुबह नेहा के मोबाइल पर कई सारी मिस कॉल पड़ी होती हैं। कई दिनों से वो अपने माता पिता का फोन नहीं उठा रही होती है। आज जन्मदिन होने की वजह से वो फोन उठा लेती है। जन्मदिन मुबारक हो बेटा। मेरी तरफ से भी जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं बिटिया। जन्मदिन मुबारक मत कहिए। अगर कहना है तो जिंदगी मुबारक कहिए। आप लोगों ने मेरी शादी एक 50 साल के आदमी से कर दी। एक बार भी मेरी हाँ या ना पूछना जरूरी नहीं समझा। बेटा वो बहुत अच्छा इंसान है। पूरा गांव उसकी इज्जत करता है। वो तुझे हमेशा खुश रखेगा। मुझे अच्छी तरह पता है कौन मुझे खुश रखेगा और कौन नहीं। जब मेरे अपने ही मुझे खुश नहीं रख पाए तो कोई और क्या रखेगा। आज के बाद मुझे फोन मत कीजिए। नेहा गुस्से में फोन काट देती है। दूसरी तरफ मोहन और मधुबाला उदास होकर बैठ जाते हैं। आप चिंता मत कीजिए। अभी नई नई शादी हुई है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं, उसने तो हमसे रिश्ता ही तोड़ दिया। अगले दिन मयंक और नेहा बाजार से सामान लेकर लौट रहे होते हैं। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। मयंक तुरंत अपने बैग से छाता निकालकर खोल देता है और नेहा के ऊपर कर देता है। भीग जाओगी, आ जाओ छतरी के नीचे। मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है। नेहा गुस्से में छाता उसके हाथ से हटाकर सड़क पर फेंक देती है और खुद बारिश में भीगते हुए आगे बढ़ जाती है। एक दिन तुम्हें मेरी अच्छाई नेहा जरूर दिखाई देगी। मयंक खुद भी भीगते हुए उसके पीछे पीछे चलता रहता है। कुछ दिन के बाद एक सुबह नेहा बिना किसी को बताए घर से बाहर निकल जाती है। वो अकेली सड़क पर चल रही होती है। तभी 2 मोटरसाइकिलों पर 4 बदमाश वहां पहुंचते हैं। अबे यही है, पकड़ ले इसे। चारों बदमाश नेहा को जबरदस्ती उठाकर एक सुनसान गोदाम में ले जाते हैं। वहां उसे कुर्सी से बांध दिया जाता है। छोड़ दो मुझे जाने दो। तेरे साथ हमें कुछ नहीं करना। हमें तो बस तेरा पति चाहिए। दूसरी तरफ घर पर मयंक परेशान होकर नेहा को फोन करता है, लेकिन उसका फोन बंद जाता है। आखिर ये कहाँ गई? वो नेहा की सहेलियों और जान पहचान वालों को फोन करता है, लेकिन किसी को भी उसके बारे में कुछ पता नहीं होता। तभी अचानक मयंक को याद आता है कि सुरक्षा के लिए उसने पहले से ही नेहा के फोन में ट्रैकर लगा रखा होता है। ये लोकेशन तो किसी पुराने गोदाम की तरफ दिखा रही है। मयंक तुरंत अपनी गाड़ी लेकर उस जगह के लिए निकल पड़ता है। मयंक गोदाम के अंदर पहुंचता है। सामने नेहा कुर्सी से बंधी होती है और चारों गुंडे उसके आसपास खड़े होते हैं। मेरी पत्नी को छोड़ दो। हमें तेरी पत्नी नहीं चाहिए थी। हमें तो बस तुझे यहाँ बुलाना था। चारों गुंडे एक साथ मयंक पर हमला कर देते हैं। मयंक पूरी कोशिश करता है कि गुंडों का ध्यान अपनी तरफ रखे ताकि नेहा सुरक्षित रहे। वो लगातार मार खाता रहता है। कुछ देर के बाद गुंडे उसे बुरी तरह घायल छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। जैसे तैसे नेहा अपने हाथ की रस्सी खोलती है। वो दौड़कर मयंक के पास जाती है। उसके चेहरे और कपड़ों पर खून लगा होता है। आपने ये सब क्यों किया? मेरी वजह से इतनी मार क्यों खाई?
क्योंकि मेरे पास उनसे भी ज्यादा कीमती चीज थी। नेहा को पहली बार महसूस होता है कि मयंक ने बिना किसी स्वार्थ के उसकी रक्षा की है। नेहा तुरंत लोगों की मदद से मयंक को अस्पताल पहुंचाती है और पूरी रात उसके पास बैठी रहती है। शायद मैंने इन्हें गलत समझा था। उसी पल से नेहा के मन में मयंक के लिए नफरत की जगह सम्मान और विश्वास जन्म लेने लगता है। इस घटना के बाद दोनों के रिश्तों में पहली बार दोस्ती की शुरुआत होती है। अब वो उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखती है। सुबह उसे समय पर दवा देती है, उसके लिए खाना बनाती है और उसके ऑफिस जाने से पहले टिफिन भी तैयार करती है। कुछ ही दिनों में मयंक पूरी तरह ठीक हो जाता है। लगता है तुम्हारी सेवा ने मुझे जल्दी ठीक कर दिया नेहा। अब ज्यादा बातें मत कीजिए, पहले दवाई खाइए। जी मैडम। अब दोनों का रिश्ता पहले जैसा नहीं रहता। एक दिन दोनों साथ में मॉल घूमने जाते हैं, कभी कभार कॉफी पीते हैं। पहली बार दोनों खुलकर हंसते हुए नजर आते हैं। दोनों के बीच धीरे धीरे दोस्ती और अपनापन बढ़ने लगता है। एक शाम अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। नेहा खुशी खुशी छत पर दौड़ जाती है। वो बारिश में भीगते हुए घूम घूम कर नाचने लगती है। कितना अच्छा मौसम है। मयंक भी मुस्कुराते हुए छत पर आ जाता है। अकेले अकेले ही मजे ले रही हो तुम। वो भी बारिश में नेहा के साथ नाचने लगता है। दोनों बारिश में बच्चों की तरह खिलखिलाकर हंस रहे होते हैं। अब दोनों रोज शाम को साथ में वॉक पर जाने लगते हैं। मयंक हर पल नेहा को मुस्कुराते हुए देखता रहता है। उसे बस नेहा की खुशी में अपनी खुशी दिखाई पड़ती है। क्या बात है, आज बार बार मुझे ही देख रहे हो? बस सोच रहा हूँ कि भगवान ने इतनी खूबसूरत मुस्कान पहले क्यों नहीं दिखाई। दोनों हंसने लगते हैं। तभी अचानक मयंक को तेज खांसी आने लगती है। फिर खांसी शुरू हो गई। अरे वो पुरानी है, ठीक हो जाएगी। इसका ठीक से इलाज भी करवा लीजिए। हो जाएगा, इतनी चिंता मत करो। अगले दिन सुबह मयंक बाथरूम में होता है। अचानक उसे बहुत तेज खांसी आती है। खांसते खांसते वॉश बेसिन में खून आ जाता है। नेहा जरा पानी देना। नेहा जल्दी से पानी लेकर आती है। जैसे ही वो मयंक का चेहरा देखती है उसके होश उड़ जाते हैं। आपके मुंह से खून निकल रहा है। अरे कुछ नहीं, वो खांसी के साथ थोड़ा खून आ गया होगा। नहीं, अभी हॉस्पिटल चलिए। कुछ देर के बाद दोनों अस्पताल में बैठे होते हैं। डॉक्टर सारी जांच करने के बाद गंभीर चेहरे के साथ बाहर आते हैं। भाई देखिए, मुझे अफसोस है लेकिन रिपोर्ट अच्छी नहीं है। डॉक्टर साहब क्या हुआ? इन्हें कैंसर है और बीमारी इनकी आखिरी स्टेज में पहुंच चुकी है। ये सुनते ही नेहा के हाथ से रिपोर्ट गिर जाती है। अब इलाज से बीमारी को पूरी तरह ठीक कर पाना संभव नहीं है। अब सबसे जरूरी बात यह है कि आप इनके साथ जितना समय मिले उसे प्यार और खुशी से बिताइए। डॉक्टर, कोई तो रास्ता होगा। काश मैं इससे बेहतर खबर दे पाता आपको। अस्पताल से लौटते समय दोनों गाड़ी में बैठे होते हैं। नेहा लगातार रो रही होती है। हम किसी और डॉक्टर के पास चलेंगे, विदेश भी जाएंगे। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। अरे सुनो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे इस दुनिया में रहूं या नहीं। मैं आपको खोना नहीं चाहती। अभी तो हमारे रिश्ते की शुरुआत हुई थी। घर पहुंचकर मयंक अपने माता पिता को सारी रिपोर्ट दिखाता है। दोनों रिपोर्ट पढ़ते ही घबरा जाते हैं। पापा मम्मी देखिए, अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। बेटा ऐसी बातें मत कर, हम बड़े से बड़े डॉक्टर से इलाज कराएंगे। हाँ बेटा, भगवान सब ठीक करेगा। अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो मैं चाहता हूँ कि नेहा की जिंदगी फिर से बच जाए। माता पिता की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अगले कुछ दिनों में मयंक अपने एक भरोसेमंद परिवार के लड़के से नेहा के भविष्य की बात करता है। बहुत सोच विचार के बाद रिश्ता तय हो जाता है। ये सब मत कीजिए, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हें क्या लगता है ये सब मुझे आसान लग रहा है? लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी पूरी जिंदगी अकेले बीते। मुझे कोई दूसरी जिंदगी नहीं चाहिए। मयंक उसके सिर पर बड़े प्यार से हाथ रखता है और उसके माथे को चूम लेता है। तुम बहुत मजबूत और हमेशा रहोगी। कुछ समय के बाद घर में नेहा की दूसरी शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। उसके मायके वाले भी आ जाते हैं। बेटा, हमें माफ कर देना। हमें नहीं पता था कि मयंक इतनी बड़ी बीमारी से लड़ रहा है। मम्मी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मयंक जैसा इंसान मुझे जिंदगी में दोबारा कभी नहीं मिलेगा। वो सचमुच हीरा है। शादी का मंडप सजा होता है। बारात आ चुकी होती है। ढोल नगाड़े बज रहे होते हैं, लेकिन नेहा के चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं होती। वो बार बार मयंक की तरफ देख रही होती है, जो दूर बैठकर उसे मुस्कुराने की कोशिश कर रहा होता है। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि।
अब दूल्हा दुल्हन की मांग में सिंदूर भरे। जैसे ही दूल्हा नेहा की मांग में सिंदूर भरता है, उसी क्षण दूर बैठे मयंक की सांसें धीमी पड़ने लगती हैं। परिवार वाले घबरा जाते हैं। मयंक बेटा, आंखें खोल। नेहा ये देखकर दौड़कर मयंक के पास पहुंच जाती है। मयंक, मुझे छोड़कर मत जाइए, उठिए प्लीज। मयंक आखिरी बार हल्की सी मुस्कान देता है और हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है। पूरे घर में मातम छा जाता है। एक तरफ नेहा की विदाई की तैयारी होती है, तो दूसरी तरफ मयंक की अंतिम यात्रा की। बेटा, अब तो दूसरे घर की बहू बन चुकी है, तुझे विदा होना होगा। नेहा रोते रोते विदा होती है। उसी समय दूसरी तरफ मयंक की अर्थी उठती है। एक ही दिन में एक घर से दुल्हन विदा होती है और उसी घर से एक बेटे की अंतिम विदाई भी।